बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास पांचवा चैप्टर हम लोग कर चुके थे कंप्लीट। चैप्टर नंबर 6 आज से स्टार्ट करेंगे। पांचवें और छठे चैप्टर का पेपर में भी कम्बिनेशन बनकर आएगा, तो इसमें से पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है पांचवें और छठे चैप्टर में से मिलकर, और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस का पूरा एक पोर्शन यानी 6 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होते हैं अगर आप पांचवें और छठे चैप्टर का कम्बिनेशन बनाकर चलते हैं। थोड़ा सा ज़रा अलग है क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड नहीं है छठा चैप्टर, बल्कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। ब्रांच तो उसी की है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इससे पहले आपने इस तरह की चीज़ें आठवें 8th क्लास के आखिरी चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। थोड़ी सी थी वहाँ पर, लेकिन खैर इस लेवल की तो नहीं थी। तो आज समझ लें कि इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर आप चैप्टर के नेम को देखें तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स, बुनियादी शुमारियात। अब शुमार करना, काउंटिंग करना, अगर बुनियादी डेफिनेशन की तरफ जाएं स्टैटिस्टिक की, तो वो कुछ इस तरह से है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा है इन अ सिस्टमेटिक वे। कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ सिस्टमेटिक वे और फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी खास मकसद के लिए। तो तीन चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं सामने कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो डाटे की कलेक्शन है सिस्टमेटिक वे में और किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात यह आती है कि इन तीनों चीज़ों में डाटा क्या है। डाटा आप कंप्यूटर में भी पढ़कर आए हैं, जिन लोगों का, जिन बच्चों का कंप्यूटर है, कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। हकाइक को इकट्ठा करना डाटा है, हकाइक को इकट्ठा करना। फैक्ट्स एंड फिगर्स है तो अददी शक्ल में इकट्ठा कर लेना फैक्ट्स एंड फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है जी। तो डाटा डेटम की प्लूरल फॉर्म है। डेटम सिंगुलर है, डाटा यानी एक जमा का सीगा है, प्लूरल सेंस में है ये। सो डाटा जो है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। अब मैं ये ऊपर वाली डेफिनेशन अभी बाद में पढ़ता हूँ, उससे पहले हम थोड़ा सा डाटे पर ही डिस्कस कर लेते हैं। तो डाटे को अगर हम लोग मेनली डिवाइड करें तो दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट वो चीज़ें होती हैं जिनमें जंप्स हो, यानी आप अगर किसी चीज़ की कीमत को देखते हैं तो अगर आज किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये है तो मे बी क्या कल 12 पर जंप कर जाए। ज़रूरी तो नहीं है कि 10.1 हो, फिर 10.2 हो, फिर 10.3 हो। जंप करेगी 12 पे चली जाएगी, 15 पे चली जाएगी। तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं इनमें जंप्स होते हैं, जबकि जो कंटिन्यूस वेरिएबल है ये जंप नहीं कर सकते एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पर। मिसाल के तौर पर आज अगर आपकी एज जो है वो 15 साल है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल आप सोकर उठें तो ये 16 साल हो जाए। जंप तो हो नहीं सकती। एक एक सेकंड आप अचीव करेंगे अपनी जिंदगी का तो फिर आप आगे मूव करेंगे। इसी तरह से आपकी हाइट है, आपका वेट है, कंटिन्यूअस है। आप एक बाइक चला रहे होते हैं तो जब आप एक्सेलरेशन उसकी बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं उसे, स्पीड उसकी बढ़ाते हैं, तो वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती है। आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो आप ये फिजिक्स में पढ़ते हैं चीज़ें, वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होती है
और फिर जब आप जैसे जैसे एक्सेलरेट करते जाते हैं वेलोसिटी बढ़ती जाती है। वो कंटिन्यूटी है वहां पर, ठीक है, वहां पर कंटिन्यूटी है। अच्छा, अगर आप डिस्क्रीट को थोड़ा सा और डिफाइन करें मजीद आगे चलकर, इसकी दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक कहलाती है क्वालिटेटिव और एक कहलाती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का जो वर्ड है ये एट्रीब्यूट से जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा डाटा जिसमें अदादोशुमार इकट्ठे नहीं होते, यानी न्यूमेरिकली आप उसे इकट्ठा नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी रैंकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे जो वेरिएबल्स हैं वो क्वालिटेटिव कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको अगर ये कहा जाता है कि जी जज करें कि किस मुल्क की कौम कितना झूठ बोलती है, तो अब किसी का झूठ न्यूमेरिकली तो नहीं नापा जा सकता, किसी की ईमानदारी न्यूमेरिकली तो नहीं नापी जा सकती, ठीक है, किसी की डिसऑनेस्टी न्यूमेरिकली तो जज नहीं की जा सकती। तो वो सारी क्या हो जाएंगी क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी से हैं, यानी जिनको नापा जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा से आ जाते हैं ऊपर। अब हमारा जो पहला टॉपिक है 6.1, वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? आपने अभी पढ़ा कि हम डेटे को इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि मैंने आपको कहा कि एक स्कूल है, वहां पर 500 स्टूडेंट्स हैं। आपने उन सारे 500 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करनी है। अब एक स्कूल की 9th-10th की क्लास है या एक कॉलेज है, चले, तो आप जानते हैं कॉलेज में तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो एवरेज हाइट होती है उनकी, मतलब के सारे वो 5.5 से 6.23 तक होंगे, इसी रेंज में आ जाएंगे सारे के सारे। लेकिन आपको 500 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करनी है, तो आप क्या करेंगे? पहले की हाइट मेजर करेंगे, लिख लेंगे, कोमा लगाएंगे, दूसरे की हाइट मेजर करेंगे, लिख लेंगे, कोमा लगाएंगे, तीसरे की हाइट मेजर करेंगे, लिख लेंगे। अब वो इस तरीके से आपने वो पेजेस भर दिए और ला के मुझे पकड़ा दिए, ले सर ये 500 बच्चों की मैंने हाइट मेजर करके दे दी। अब उसे समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि कितने स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि डाटा जब अरे सॉरी इकट्ठा कर लेते हैं रैंडमली, तो उसके बाद हम उसकी तरतीब लगाते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं उसको, उसको ग्रुप्स में बांट देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि 5.5 हाइट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही ग्रुप बना दें, यानी एक जगह पर लिखें 5.5 और आगे उनकी तादाद लिख देंगे जिनकी तादाद 40 है, यानी 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 5.5 हाइट के हैं। इसी तरह से आप दूसरा ग्रुप बनाते हैं 5.6 फीट के लिहाज से, आप कहते हैं कि जिसमें 50 तालिबे इल्म है। ये जब इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यानी आप क्लासिफाई कर रहे हैं एक क्लास का डाटा अलग, दूसरी क्लास। अब ये क्लास स्कूल वाली क्लास से नहीं है, क्लास से मुराद है कि 5.5 की एक क्लास बन गई, 5.6 की एक क्लास बन गई, 5.7 की एक क्लास बन गई, ये क्लासेस हैं। और चूंकि आप उनकी तादाद लिख रहे हैं, तादाद को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप क्लासेस बनाएंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट, यानी आप उसको कह सकते हैं कि टेबल के अंदर की जाने वाली अरेंजमेंट है फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर क्लासिफाइंग डाटा, अभी मैंने वर्ड यूज किया ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ये भी मैंने आपको बताया है अभी कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में, जैसे 5.5 एक ग्रुप, 5.6 एक ग्रुप, 5.7 एक ग्रुप,
and the number of observation falling in each group corresponds to the respective group। और फिर क्या होगा, हर एक जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक ग्रुप की जो है वो एक ग्रुप के सामने लिख दी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि 5.5 के अगर 40 तालिब इल्म है तो उसके सामने 40 लिख दें, वो बताएगा कि जी 5.5 वाले 40 स्टूडेंट्स हैं। In fact, frequency distribution is a method to summarize data। तो डेटा को समराइज करना है आपने, यानी मुख्तसर शक्ल में आप लाएंगे। वो जो 4, 5, 10 पेजेस पर डाटा इकट्ठा किया हुआ था वो थोड़ी सी जगह में आधे पेज पर आ जाएगा आपका। उसके बाद राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक डिस्क्रीट है, एक फ्रीक्वेंसी है, सॉरी कंटिन्यूअस है, ये अभी मैंने दोनों बता दिए आपको। क्लास लिमिट्स, डिफाइन क्लास लिमिट्स। तो द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट। अब देखें, अभी तो मैंने आपको कहा ना कि आपने 5.5 का एक ग्रुप बना दिया। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वैल्यूज खासी फर्क पर होती हैं, काफी डिफरेंस पर होती हैं। तो मिसाल के तौर पर आप अगर जज करने जा रहे हैं कीमतों के हिसाब से चीज़ों की फरोख्त, तो आप कहते हैं कि जिन चीज़ों की कीमत 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक है, अब वहां पर देखें कीमतें तो किसी चीज की कीमत 1 रुपया, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5। अगर आपने इस तरीके से कुछ 70 तरह की चीजों को इकट्ठा करना चाहा है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप एक एक करके वैल्यू लिखें। फिर आप रेंज बनाते हैं कि ऐसी चीजें जिनकी कीमत 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक है उनकी तादाद इतनी है, उनकी सेल इतनी है। ऐसी चीजें जिनकी कीमत 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक है उनकी तादाद इतनी है, उनकी सेल इतनी है। तो ये जो आप रेंज बनाते हैं उस रेंज में जो सबसे पहली और सबसे आखिरी लिमिट होती है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग जो लिमिट होती है वो क्लास लिमिट कहलाती है। यानी ये पूरी एक क्लास है, पूरा एक ग्रो है, जैसे 5 to 10 ये पूरी एक क्लास है। इस क्लास में जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसकी लिमिट्स हैं। जो लेफ्ट हैंड पर छोटी लिमिट नजर आ रही है ये लोअर लिमिट कहलाएगी, और ये जो बड़ी लिमिट है ये अपर लिमिट कहलाएगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें क्लास इंटरवल की, तो अब इसमें आप देखें कि कितनी चीजें आ सकती हैं। इस क्लास में कितनी चीजें आ सकती हैं, अगर तो आप इस 5 को इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर तो 5 आ सकती हैं, सॉरी 6 आ सकती हैं। और अगर आप 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि आप आगे चलकर पढ़ेंगे दो तरह के मेथड होते हैं, एक इंक्लूसिव मेथड कहलाता है इन क्लासेस को लिखने का, और एक एक्सक्लूसिव कहलाता है। तो इंक्लूसिव में ये दोनों शामिल होती हैं, एक्सक्लूसिव में ये अपर लिमिट शामिल नहीं होती, तो इसको अगले ग्रुप में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसी तरह ये 5 यहाँ पर शामिल है, लेकिन इससे ऊपर वाली जो आपने क्लास बनाई होगी 1 to 5 उसमें 5 शामिल नहीं होगा, तो वह एक्सक्लूसिव मेथड है। लेकिन अगर आप ये इंक्लूसिव पर चला रहे हैं तो फिर तो सीधा 10 में से 5 को लेस करें तो 5 आपके पास जो है वो क्लास इंटरवल आ जाएगा। क्लास साइज भी कह सकते हैं इसे कि क्लास साइज है ये। इसी तरह क्लास मार्क बेसिकली मिड पॉइंट है एक क्लास का, दरमियानी नुक्ता। तो मिड पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के 9वें चैप्टर में। वहां पर आपने पढ़ा था कि किसी भी चीज का मिड पॉइंट लेना है, जैसे x और x का मिड पॉइंट लेना है तो आप करते थे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y का मिड पॉइंट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये क्लास बनी हुई है, इसका मिड पॉइंट चाहिए तो क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जमा करें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ही इसको रखें। फिलहाल डेफिनेशंस आज हमने डिस्कस की हैं कुछ,
कल हम इसको आगे चलाएंगे, रिलेटेड जो वर्क है वो करेंगे। इससे रिलेटेड फिर ये एक्सरसाइज नीचे मौजूद है, इस एक्सरसाइज पर मूव करेंगे इंशाल्लाह कल हम। तो कोशिश करेंगे ईद से पहले पहले ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि सिलेबस हमारा किसी हद तक मुकम्मल नजर आए। कल बेटा आगे चलेंगे, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।